नेहा शर्मा मर्डर केस 15 मार्च 2014। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक जगह है दयाल बाग, और दयाल बाग के पास में ही एक इलाका है खेलगांव। 15 मार्च की दोपहर उस खेलगांव इलाके से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी ने उस इलाके की रोड पर एक अल्टो कार खड़ी हुई देखी, और उस कार को देखकर उस आदमी को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो कार रोड के एकदम बीचम बीच में खड़ी थी, जैसे कि कोई उसे लवारिसों की तरह छोड़कर चला गया हो। फिर वो आदमी कार के चारों तरफ देखने लगता है, मगर दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर वो कार के पास जाकर कार के अंदर झांकने लगता है, और उसे कार के अंदर भी कोई नहीं दिखता। फिर उस आदमी को उस कार पर शक होता है, और वो पुलिस को कॉल करके उस कार के बारे में जानकारी देता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। फिर उस अल्टो कार को देखकर पुलिस आसपास के लोगों से उस कार के बारे में पूछताछ करती है, मगर उस कार के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था, और ना ही उस कार का मालिक उस कार को लेने के लिए आ रहा था। फिर पुलिस जैसे तैसे करके उस कार के दरवाजे को खोलती है और कार के अंदर की तलाशी लेना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कार के अंदर से कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय एक कागज़ के टुकड़े के अलावा। और उस कागज़ के टुकड़े पर किसी का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। जब पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है तो वो कॉल शिशिपाल शर्मा नाम का एक व्यक्ति उठाता है। फिर पुलिस उससे उस अल्टो कार के बारे में पूछती है, तो वो कार को अपनी बताता है। इतना सुनते ही पुलिस शिशिपाल को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही शिशिपाल घबरा जाता है, और वो पुलिस से पूरी बात पूछने की कोशिश करता है। पुलिस उसे बताती है कि उसकी ये अल्टो कार खेलगांव में एक रोड पर खड़ी है। इस पर शिशिपाल पुलिस से कहता है कि हाँ, वो अल्टो कार मेरी है, और साथ ही में शिशिपाल ये भी कहता है कि वो मेरी बेटी सुबह स्कूल के लिए लेकर गई थी, लेकिन अंधेरा हो चुका है, वो अभी तक नहीं लौटी, और हम दोपहर से उसे लगातार कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है। हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस शिशिपाल को तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। शिशिपाल शर्मा और उनकी पत्नी पहले ही अपनी बेटी के कॉलेज से ना लौटने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद शिशिपाल शर्मा और उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस वालों को अब भी समझ नहीं आता है कि उनकी बेटी है कौन, और वो कार को सड़क पर क्यों छोड़कर चली गई, और ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इतनी रात तक भी वापस लौटकर नहीं आई। इसलिए पुलिस शिशिपाल शर्मा से पूरी बात शुरू से बताने के लिए कहते हैं। फिर शिशिपाल शर्मा पुलिस को पूरी बात बताते हैं। शिशिपाल शर्मा बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम नेहा शर्मा है, जो कि आगरा के दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है। नेहा पढ़ने में बेहद होनहार स्टूडेंट है, और वो एमएससी एमफिल करने के बाद दयालबाग इंस्टीट्यूट से ही पीएचडी कर रही है। नेहा के पापा बताते हैं कि वो सुबह अपने कॉलेज के लिए अल्टो कार लेकर निकली थी, और कॉलेज पहुंचने के बाद उसने फ़ोन पर अपनी माँ से एक बार बात भी की थी, और कॉलेज ख़त्म करने के बाद नेहा 3-4 बजे तक घर वापस लौट आती है। लेकिन आज वो 5 बजे के बाद भी घर वापस नहीं आई, तो हमें उसकी बहुत फिक्र होने लगी, और हमने नेहा को काफ़ी बार कॉल की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। फिर जब शाम के 5:30 पर नेहा की माँ ने नेहा के नंबर पर फिर से कॉल की, तो इस बार नेहा कॉल उठा लेती है, लेकिन नेहा के नंबर से एक लड़का बात करता है, और वो कहता है कि नमस्ते आंटी, नेहा दीदी सदर बाज़ार गई हुई हैं। ये कहते ही वो लड़का कॉल कट कर देता है। नेहा की माँ कुछ देर बाद फिर से कॉल करती है, तो फिर से वही लड़का कॉल उठाता है और कहता है कि नेहा दीदी मूवी देखने गई हैं, और वो इस टाइम टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। ये बोलते ही वो लड़का फिर से कॉल कट कर देता है, और फिर इसके बाद नेहा का नंबर बन जाता है। और नेहा के मम्मी पापा भाई तीनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और वो फिर खुद कोशिश करते हैं नेहा को ढूंढने की, उससे बात करने की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो नेहा का कोई अता पता नहीं लगा पाते हैं। अब जाकर पुलिस को पूरे दिन की कहानी समझ आती है, और पुलिस भी नेहा की छानबीन शुरू करती है। पुलिस तमाम जगहों पर नेहा की पूछताछ करती है। नेहा के दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक सभी से पूछताछ करती है, लेकिन नेहा का कहीं से भी
कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस रात में ही सदर बाजार से लेकर सारे मूवी थिएटर में नेहा को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वहां से भी नेहा का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर नेहा के माता पिता की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने नेहा के माता पिता को तसल्ली देकर घर वापस भेज देते हैं और अगले दिन अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। अगला दिन 16 मार्च 2013 सुबह से ही नेहा शर्मा के माता पिता पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाते हैं और पुलिस वालों के साथ मिलकर नेहा शर्मा को ढूंढने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले दयालबाग इंस्टीट्यूट में जाकर नेहा के बारे में पूछताछ करती है, उसी कॉलेज में जिस कॉलेज से नेहा शर्मा पीएचडी कर रही थी। कॉलेज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को एक बहुत ही ख़ास जानकारी पता चलती है। पुलिस वालों को जानकारी में पता चलता है कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंटों ने नेहा शर्मा को आखिरी बार उस कॉलेज के नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस और नेहा शर्मा के माता पिता तुरंत बायो लैब की तरफ भागने लगते हैं। सभी के सभी कुछ सेकेंडों में लैब के ठीक सामने पहुंच जाते हैं। वहां के लैब टेक्नीशियन यशप्रीत संधू से उस लैब का दरवाज़ा खोलने को कहते हैं और जैसे ही पुलिस लैब का दरवाज़ा खोलती है और लैब के अंदर एंट्री करती है तो कॉलेज के स्टाफ समेत नेहा के माता पिता और पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ ही सेकेंडों में पूरा सीन बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि लैब के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और वहीं सामने पड़ी थी खून में लथपथ नेहा शर्मा की लाश। नेहा शर्मा के मुंह में रुमाल ठुसे हुए थे और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, जैसे कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो। नेहा के गले, पेट और पूरे जिस्म पर इतने सारे कट लगे हुए थे कि पुलिस के लिए उस वक्त शायद उन निशानों को गिनना भी मुश्किल था। इसके बाद पुलिस पूरी लैब की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को उस लैब से कोई भी हाथापाई के सुराग नहीं मिलते हैं। मगर लाश के ठीक पास में पुलिस को एक कांच की आधी पिपेट टूटी हुई मिलती है और आधी पिपेट नेहा के पेट में फंसी हुई मिलती है। नेहा की ऐसी हालात देखते हुए पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि या तो नेहा का रेप हुआ होगा या फिर रेप करने की कोशिश में उसकी हत्या कर दी होगी। इधर ये देखकर नेहा के माता पिता अपना होशो हवास पूरी तरीके से खो देते हैं, क्योंकि जिस बेटी को वो रात से ढूंढ रहे थे वही बेटी अपने ही कॉलेज की लैब में इतनी भयानक हालात में मिलेगी, उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद पुलिस उस लैब को पूरी तरीके से सील कर देती है और नेहा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। और अगले दिन जैसे ही नेहा की कत्ल की खबर अखबारों में आती है तो इस खबर ने पूरे के पूरे दयालबाग और आगरा के लोगों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस भी दिल्ली के निर्भया कांड जैसा था और इसी वजह से दयालबाग के स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स तक सड़कों पर उतर आते हैं और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जल्द से जल्द नेहा के हत्यारों को पकड़ने की मांग करते हैं। इस वजह से आगरा पुलिस पर भी इतना प्रेशर हो जाता है नेहा केस को लेकर कि वो अपना सारा काम छोड़कर नेहा केस में शामिल हो जाते हैं और फिर दयालबाग के बड़े बड़े ऑफिसर को भी इस केस में शामिल होना पड़ता है। फिर कत्ल के तीसरे दिन से पुलिस अलग अलग टीम बनाती है और अलग अलग जगहों पर पूछताछ करती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में नेहा के दोस्त, रिश्तेदार और आसपास के करीब 250 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है। शायद किसी ने तो लैब के अंदर या बाहर आते जाते किसी न किसी को देखा होगा, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि नेहा के अंदर एंटर करने के बाद उस लैब के कौन अंदर गया और कौन बाहर आया। पूछताछ के दौरान दयालबाग इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर सामने आते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि एक बार आप उदय से बात कीजिए, शायद उसे कुछ पता होगा। पुलिस तुरंत उदय के घर पहुंचती है, फिर उससे नेहा के बारे में पूछताछ करती है, मगर उदय नेहा को पहचानने से मना कर देता है। वो पुलिस से कहता है कि ना तो उसने कभी नेहा को देखा है और ना वो नेहा को जानता है। फिर पुलिस को उदय की ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि ना तो उदय उस कॉलेज में पढ़ता था और उदय एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता था और साथ में उसके नाना रिटायर आईएएस ऑफिसर थे। इसी वजह से पुलिस उदय के घर से चुपचाप चली जाती है। इसी दौरान पुलिस को एक और लड़के के बारे में जानकारी मिलती है। वो उसी दयालबाग इंस्टीट्यूट में काम करने वाला एक ठेकेदार था और उसका नाम विशाल शर्मा बताया जाता है। पुलिस को पता लगता है कि जिस वक्त नेहा का कत्ल हुआ था तब विशाल शर्मा वहीं पास के इलाके में काम कर रहा था और हो सकता है
विशाल ने कत्ल होते हुए देखा हो या फिर विशाल को ऐसा चेहरा दिखा हो जो कि उसे अजीब लगा हो, जिससे कि पुलिस को इस केस में कुछ सबूत मिल सके। इसलिए पुलिस विशाल के घर का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है। फिर जैसे ही विशाल के घर में पड़ी चीज़ों पर पुलिस की नज़र पड़ती है तो उन चीज़ों को देखकर पुलिस का नज़रिया ही बदल जाता है, क्योंकि विशाल के घर में खड़ी साइकिल पर खून के धब्बे लगे हुए थे। साथ में उसकी शर्ट और पैंट धुलकर सूख रही थी और उन पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। और इतना ही नहीं, विशाल ने अपने जूते भी धोकर रख दिए थे और उन पर भी लाल लाल खून के धब्बे लगे हुए थे, जिससे देखकर पुलिस को ये लगता है कि ये जो लाल लाल रंग के धब्बे लगे हुए हैं, हो सकता हो ये खून के धब्बे हों। और विशाल कत्ल के वक्त वहीं आसपास काम कर रहा था, तो हो सकता है विशाल ही कातिल हो। और इसी बेस पर पुलिस विशाल शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में विशाल शर्मा की वो साइकिल, कपड़े और वो जूते फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। और पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि अब हमें नेहा का कातिल मिल चुका है। लेकिन जब पुलिस विशाल शर्मा से पूछताछ करती है तो पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी विशाल का जवाब एक ही होता है कि उसने नेहा का खून नहीं किया और वो बिल्कुल बेकसूर है। तकरीबन 3 दिन तक विशाल से पूछताछ के बाद विशाल के कपड़े, जूते और वो साइकिल पर लाल रंग के धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उसमें ये क्लियर हो जाता है कि जो भी विशाल के सामान पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे वो कोई खून के धब्बे नहीं बल्कि किसी पेंट के धब्बे हैं, क्योंकि विशाल उसी कॉलेज में दीवार पर पेंट करने का काम किया करता था और वो धब्बे भी उसी पेंट के लगे हुए थे। और विशाल ने पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को बताया था कि ये धब्बे खून के नहीं बल्कि पेंट के धब्बे हैं, मगर पुलिस ने विशाल की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विशाल को रिहा कर देती है। इसी बीच नेहा की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें नेहा की मौत की वजह खून का ज़्यादा बहना बताया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी पर 17 कट के निशान लगे हुए थे, जो कि साफ साफ बता रहे थे कि नेहा की मौत खून के ज़्यादा बहने की वजह से हुई है। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं हुआ था कि नेहा के साथ रेप हुआ या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट भी अभी तक आधी अधूरी आई थी। विशाल को रिहा कर देने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में फिर से जीरो पर आकर खड़ी हो गई थी और तकरीबन नेहा का कत्ल हुए 15 दिन हो चुके थे और पुलिस नेहा के कातिलों को अब तक पकड़ नहीं पाई थी। और नेहा के माँ बाप और जनता का गुस्सा पुलिस की धीमी चाल को देखकर बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए पुलिस इस केस को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और इसलिए पुलिस फैसला करती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वापस एक नए सिरे से शुरू करेगी। फिर वो वापस उसी लैब में जाते हैं जहां पर उन्हें नेहा की लाश मिली थी। इस बार वो फॉरेंसिक टीम को भी साथ लेकर जाते हैं ताकि वो लैब के अंदर का एक एक सुराग ढूंढ कर ला सकें। फिर फॉरेंसिक टीम को वहां पर किसी के बाल के टुकड़े मिलते हैं जो कि देखने में किसी आदमी के लग रहे थे। फॉरेंसिक टीम तुरंत उन बालों को उठाती है और टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देती है। पुलिस की एक टीम जब वापस से दयालबाग इंस्टीट्यूट में पूछताछ करने जाती है तो पुलिस को वहां के स्टूडेंट वापस से उदय से ही पूछताछ करने को कहते हैं और साथ ही वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि उदय हमेशा नेहा को छेड़ता रहता था और हमेशा उसका पीछा किया करता था, इसलिए हो सकता है कि उदय ने ही ये सब किया हो। लेकिन पुलिस पहले ही उदय से पूछताछ कर चुकी थी। फिर भी स्टूडेंट के कहने पर पुलिस एक बार फिर से उदय के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन उदय एक आईएएस फैमिली से बिलोंग करता था और वो बहुत ही पावरफुल लोग थे, इसलिए उदय का परिवार पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं। पुलिस वालों पर बेवजह उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगा देते हैं। अब पुलिस और भी परेशान हो जाती है। दिन निकलते जा रहे थे और जनता का प्रेशर भी पुलिस वालों पर बढ़ता जा रहा था। ना तो उन्हें नेहा का कातिल मिल रहा था और ना कोई सबूत मिल रहा था, मगर कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को इस केस में एक और नया नाम सुनने को मिलता है और वो नाम था यशवीर संधू, जो कि उसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्निकल का काम करता था। आसपास के लोगों ने यशवीर के बारे में ये बताया कि 15 मार्च की शाम यशवीर को उन्होंने नेहा की अल्टो कार को कॉलेज से बाहर ले जाते हुए देखा था और उसे खेलगांव के इलाके में भी देखा था, जहां पर नेहा की कार लवारिसों की तरह खड़ी थी। पुलिस तुरंत यशवीर को गिरफ्तार करती है और बड़ी सख्ती से उससे पूछताछ करती है
और थोड़ी सख्ती दिखाते ही यशवीर अपना मुंह खोल देता है। यशवीर पुलिस वालों को बताता है कि हाँ, मैंने ही नेहा की कार को खेलगांव के इलाके में ले जाकर छोड़ दिया था और ये सब कुछ मैंने उदय के कहने पर किया था, लेकिन मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता नेहा का कत्ल कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं बस इतना जानता हूँ कि उदय ने मुझसे नेहा की कार को ले जाने के लिए कहा था। यशवीर के बयान सुनने के बाद आगरा पुलिस उदय को गिरफ्तार करने जाती है और उन बालों की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है जो उन्हें उस लैब से मिले थे और वो डीएनए रिपोर्ट उदय के बालों से मैच हो जाती है। अब आगरा पुलिस के पास उदय के खिलाफ 2 सबूत थे और इसी बिना पर उदय को आगरा पुलिस बहुत ही आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी। फिर कुछ ही देर बाद उदय को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले आती है और अब उदय से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उदय के सामने 2 सवाल रखती है। पहला सवाल, क्या तुमने यशवीर से नेहा की कार को ले जाने को कहा था और हाँ तो क्यों कहा था? दूसरा सवाल कि अगर तुम नेहा को नहीं जानते तो फिर तुम्हारे बालों के टुकड़े उस लैब के अंदर से कैसे बरामद हुए? पुलिस के सवाल सुनकर उदय के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। लेकिन पुलिस सच उगलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। पुलिस हर बार एक ही सवाल को उदय के सामने बार बार रिपीट करती है ताकि वो कोई गलती करे और पकड़ा जाए। और फिर काफ़ी घंटों की पूछताछ के बाद उदय हार मान लेता है और सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। जब उदय पुलिस वालों को सच्चाई बताता है तो वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उदय कहता है कि हाँ, मैंने ही नेहा का कत्ल किया है और मैंने ही नेहा को लैब के अंदर बंद करके उसके जिस्म पर इतने कट लगाए और उसे जान से मार दिया। अब उदय ने पुलिस के सामने ये तो कबूल कर लिया था कि नेहा का कत्ल उसी ने किया है, लेकिन वो अब भी पुलिस को ये नहीं बता रहा था कि उसने नेहा का कत्ल क्यों किया था और ऐसी क्या वजह थी कि उसने एक पीएचडी स्टूडेंट को इतनी बेरहमी से मार दिया था। फिर पुलिस उदय के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करती है और 16 जुलाई 2013 को लॉयर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है। लेकिन पुलिस उस चार्जशीट में उदय पर सिर्फ कत्ल का ही आरोप लगाती है और नेहा का रेप हुआ था या नहीं पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई थी। और इसी बात से नेहा के माता पिता और जनता में पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। अगर नेहा का रेप नहीं हुआ तो फिर उसका कत्ल क्यों किया गया? ऐसी क्या वजह थी कि उदय ने नेहा का कत्ल कर दिया? और पुलिस के पास भी इस बात को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसके बाद नेहा के माता पिता और जनता ने नेहा मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। इसके बाद आगरा पुलिस 29 अगस्त 2013 को नेहा मर्डर केस को सीबीआई को सौंप देती है। फिर कुछ महीनों बाद सीबीआई अपनी रिपोर्ट में एक नई थ्योरी कोर्ट के सामने पेश करती है और आगरा पुलिस वाले मर्डर केस को गलत साबित करती है। सीबीआई की थ्योरी के अनुसार उदय काफ़ी दिनों से नेहा का पीछा कर रहा था और उसे छेड़ता रहता था। नेहा ने काफ़ी बार उदय को समझाया भी, लेकिन फिर भी उदय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और 15 मार्च 2013 को उदय दयालबाग इंस्टीट्यूट पहुंचता है और तकरीबन 4 बजे जब नेहा लैब में पहुंचती है तो उस वक्त उदय यशवीर सिंधु के पास जाता है और उससे नेहा की कार को कहीं और छोड़ाने को कहता है। उसके बाद उदय लैब के अंदर जाता है और लैब का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नेहा जैसे ही उससे बचने के लिए शोर मचाती है, उदय उस लैब में रखे क्लोरोफॉर्म से नेहा को बेहोश करने की कोशिश करता है। नेहा बेहोश तो होने लगती है, लेकिन पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाती है और नेहा थोड़ी थोड़ी होश में रहती है और वो उदय के साथ हाथापाई करती रहती है और उससे बचने की कोशिश करती है। नेहा की तमाम कोशिशें बेकार जाती हैं और उदय ने नेहा के साथ सारे गलत काम करता है और फिर पास में पड़ी शीशे की पेपेट को उठाता है और उससे नेहा के जिस्म पर 17 बार वार करता है, जिससे नेहा की मौत हो जाती है और फिर उस लैब से चुपचाप निकलकर चला जाता है। दोस्तों, 15 मार्च के दिन जिस वक्त नेहा की माँ नेहा के नंबर पर कॉल कर रही थी और वो कॉल कोई लड़का उठा रहा था, वो कोई और लड़का नहीं बल्कि यही उदय था और यह उस वक्त नेहा के जिस्म पर वार पे वार किए जा रहा था।